यही पीरियड है जब हमारे मार्केट के सबसे बड़े इन्वेस्टर कह सकते हो राकेश झुनझुनवाला जिन्होंने ये सब पैसे कमाए थे, फॉर्च्यून बनाया था, यही पीरियड है। ओके, बिना कोई टैक्स पे किए। हाँ मैंने मेरे कोई दूर के रिलेटिव के थ्रू 100 करोड़ कोई पर्टिकुलर स्टॉक में करवा दिया, तो एल्गोरिदम ये चीजें कैसे पकड़ेगा? म्यूचुअल फंड अगर अंदर ही अंदर कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। बस जब हम उस पर रिडेम्पशन डालते हैं तब भी हम पे टैक्स, क्योंकि हमारी लाइफ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है ही जो हर साल टैक्स में कुछ नया करते हैं। मेरा मानना है कि ये जो रैली हुई है, बहुत सारे लोग खुद को झुनझुनवाला समझने लगे, करेक्ट, क्योंकि कुछ 2-4 स्टॉक्स लिए थे और पद बढ़ गए। हाय नील, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। वी आर डूइंग समथिंग अराउंड म्यूचुअल फंड्स, तो ऑडियंस के लिए पहली बार आई एम अज्यूमिंग कि ऐसा कोई गाइड है जहाँ पे 1-1.5 घंटा वो केवल म्यूचुअल फंड्स के बारे में इन डेप्थ समझ सकते हैं, एंड आई डोंट थिंक आपसे बेटर कोई हो सकता है वो समझाने के लिए। थैंक यू सो मच। सो टू बिगिन विद नील, हेल्प मी एंड द ऑडियंस अंडरस्टैंड कि डायरेक्ट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंस क्या है और कौन से टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए क्या बेटर है? जी, तो म्यूचुअल फंड्स एक व्हीकल है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, और उसके कुछ रेगुलेशंस हैं। जैसे अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में कर रहे हो तो आप मन चाहे तो एक ही ले सकते हो या 5 या 50, लेकिन म्यूचुअल फंड उसके एयूएम में से 10% से ज्यादा एक स्टॉक में नहीं डाल सकता। दिस इज फॉर ऑल म्यूचुअल फंड्स? ऑल म्यूचुअल फंड्स। ओके। फिर दूसरा रूल ये है कि एक सेक्टर को कितना एक्सपोजर ले सकता है, इसका भी एक लिमिट है। Okay. फिर किसी ग्रुप, मतलब जैसे टाटा ग्रुप है या कोई भी ग्रुप है, उसका ग्रुप एक्सपोजर कितना हो सकता है, उसके भी रूल्स है। तो म्यूचुअल फंड एक सेबी रेगुलेटेड एंटिटी, एक व्हीकल है। तो जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है वो उस रेगुलेशंस के रीजन से ज्यादा कह सकते हैं सेफ है, कम रिस्क ले रहा है। डायरेक्ट स्टॉक्स में आप मन चाहे उतना रिस्क ले सकते हो। एंड जनरली अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कैसा रिटर्न मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए? तो अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो जनरल अजम्पशन ये है, अभी किसी चीज की गारंटी नहीं है, लेकिन अजम्पशन ये होता है कि आपको लॉन्ग टर्म में 12% मिलना चाहिए। तो ये फिगर कहाँ से आता है? ये फिगर आता है कि म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो इंडिया के नॉमिनल जीडीपी को रफली मैच करना चाहिए लॉन्ग टर्म में। तो अभी नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी के 2 पार्ट्स है, एक तो इन्फ्लेशन, और इंडिया में इन्फ्लेशन रफली 4 से 6% का होता है, ये आरबीआई का टारगेट भी है। और फिर हमारा जीडीपी ग्रोथ जो 6 से 8% फ्लक्चुएट होता है। तो अगर हमने दोनों के यहाँ 6 पकड़े और वहां 6 पकड़े तो 12, तो इस वजह से हम 12 अज्यूम करते हैं कि उतना। और जो जीडीपी के ग्रोथ के नंबर्स के हम न्यूज़पेपर में देखते हैं वो रियल वाला होता है कि नॉमिनल वाला होता है? रियल वाला रिपोर्ट होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन लोग निकाल के ही एक्चुअल ग्रोथ रिपोर्ट करते हैं, लेकिन इस चीज में नॉमिनल इंपॉर्टेंट है। ओके। एंड सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, तो ऐसी कौन सी कैटेगरीज है म्यूचुअल फंड्स में जो मैं देख सकता हूँ और मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ? जी, तो बेसिकली अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हो तो डेट फंड्स है ही। अभी डेट फंड्स में इशू ये हुआ है कि 2023 बजट के बाद उसका टैक्सेशन आपके स्लैब रेट के हिसाब से होगा। ओके। तो अगर आपको मिल रहा है किसी डेट फंड में 6% इंटरेस्ट, 6% यील्ड कहते हैं, राइट, और आपका स्लैब रेट 30% में है, मतलब आप हाईएस्ट स्लैब में हो, तो फिर आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न कुछ 4-4.5 के आसपास आएगा। तो ये चीज हुई, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें रिस्क कंपैरेटिवली बहुत ही कम है। फिर होते हैं हाइब्रिड फंड्स जो इक्विटी में भी डाल सकते हैं और डेट में भी डाल सकते हैं। तो बजट के बाद ये बड़े इंटरेस्टिंग हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जो जुलाई का बजट आया उसमें ऐसा रूल डाला कि अगर कोई भी हाइब्रिड फंड 65% से कम डेट में इन्वेस्ट करता है, तो फिर उसका टैक्सेशन जो है वो 2 साल के बाद 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स उस पे लग जाएगा। इक्विटी की तरह लगने लग जाएगा। इक्विटी की तरह लग जाएगा। एक रेट लाया है। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि अगर आपने बस 35% के अमाउंट की रिस्क ली तो बाकी जो 65% है उसका भी 2 साल के बाद आपको अच्छा वाला टैक्स रेट मिलेगा। तो रिटर्न भी मेरा ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि 35% एक्सपोजर इक्विटी में मिल रहा है, तो शुड लैंड अप टू 8-9-10% के आसपास। करेक्ट। एंड नॉट जस्ट दैट, काफी सारे म्यूचुअल फंड्स उस 35 को हेज करते हैं या फिर थोड़ा गोल्ड डालते हैं, तो उस 35 की रिस्क और भी कम हो जाती है।
इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो है आर्बिट्राज फंड्स, हम्म। जो कि पूरी तरह से उसका पोर्टफोलियो इक्विटी में ही डालते हैं, लेकिन हेज करते हैं, मतलब Okay. डेरिवेटिव्स डाल के यूज वो करके हेज कर लेते हेज कर लेते हैं, और रिटर्न जो आता है वो डेट फंड की तरह ही आता है। Right. इसलिए ये एक्चुअली काफी पुराना लूपहोल है जो लोग सालों से यूज कर रहे हैं, कि हर साल 6-7% कमाओ और उस पे बस इक्विटी टैक्स के रेट से टैक्स टैक्स भरो। कर दो। तो सिंस हम लोग ये चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक यूजर के लिए या फिर एक व्यूअर के लिए बहुत ही अच्छे से हम क्लासिफाई अगर कर पाए कि कौन से तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और उन म्यूचुअल फंड्स के अंदर कौन सी सब कैटेगरीज होती है, सो वी कैन स्टार्ट विद इक्विटी फर्स्ट। बिल्कुल। तो इक्विटी में मेन जो डिवीजन होता है वो है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज स्मॉल मिड का डेफिनेशन भी एक बार। बिल्कुल। तो लार्ज कैप का डेफिनेशन है कि उसका 80% पोर्टफोलियो टॉप 100 कंपनीज में जाना चाहिए बाय साइज। ओके। मिड कैप का डेफिनेशन है कि उसका 65% पोर्टफोलियो 100, मतलब जो 101 से लेके 101 से लेके नेक्स्ट 150 कंपनीज में जाना Okay. चाहिए। और स्मॉल कैप उसके बिलो जो है कुड बी एनीथिंग। हाँ, कुछ भी 250 anything, कोई Okay. लिमिट नहीं है नीचे Okay. को। तो पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ा तो स्मॉल कैप ही Grow किया हाँ ग्रोथ हुई है, लेकिन इसका ये इन्फ्लुएंस नहीं डालना चाहिए कि आगे जाके यही होगा, क्योंकि उसके साइकिल्स रहते हैं। Right. जैसे 2015 से 17 तक एक बड़ा मिड और स्मॉल कैप का साइकिल हुआ था, Right. और उसके बाद 2018-19 में मिड और स्मॉल कैप के कम आए, लार्ज कैप के ज्यादा आए। और ये शिफ्ट्स कब होंगे ये लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। Right. तो जो लोग डायरेक्टली स्मॉल कैप देख के बस स्मॉल कैप में डाल रहे हैं, उसको ये समझना चाहिए कि इसके साइकिल्स रहते हैं। तो हम अभी कहाँ पे होंगे स्मॉल कैप की साइकिल में, इफ यू हैव एनी इनसाइट? तो इसमें काफी पॉइंटर्स है, जैसे कि स्मॉल कैप की का जो मार्केट कैप है, मतलब टोटल मार्केट कैप अगर आप कंपेयर करें लार्ज कैप से, तो वो एक हिस्टोरिक हाई पे हुआ है। ओके। तो काइंड ऑफ हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्मॉल कैप का साइकिल शायद खत्म हो रहा है। ओके। और लार्ज कैप की ओर जाना चाहिए। ओके, ऑलराइट। एंड इसके अलावा इक्विटी में और कौन से म्यूचुअल फंड्स होते हैं हमारे पास अपार्ट फ्रॉम लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप? वैसे तो बहुत सारे कैटेगरीज है। मैं सबसे पसंद जो करता हूँ वो है फ्लेक्सी कैप फंड। ओके। क्योंकि वहां पे फंड मैनेजर को पूरी फ्रीडम है कि वो लार्ज कैप में जाए, मिड कैप में जाए, स्मॉल कैप में जाए, वो तय कर लेगा। परसेंटेज नहीं है कुछ? परसेंटेज कोई डिफाइंड नहीं है। ओके। और मैं इसको इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि वो अंदर ही अंदर रीबैलेंस करेगा और उसका मुझे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ओके। अगर मैं खुद शिफ्ट करूँ स्मॉल कैप से लार्ज कैप में, तो कैपिटल गेन्स टैक्स भरना ही भरना है। तो एक म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन वर्क कैसे करता है? अगर म्यूचुअल फंड खुद कोई स्टॉक बाय सेल कर रहा है, तो क्या उस पे भी कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, या फिर सिर्फ हमारे एंड इन्वेस्टर पे लगता है जब हम यूनिट्स बाय सेल करते हैं? यही एक ब्यूटी है म्यूचुअल फंड की, कि म्यूचुअल फंड अगर अंदर ही अंदर कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उस पे कोई टैक्स नहीं लगता। बस जब हम उस पे रिडेम्पशन डालते हैं तब भी हम पे टैक्स लगता है। तो एक तरीके से एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए अगर मुझे चर्न करना है तो मैं म्यूचुअल फंड में क्यों ना डालूं, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और आप सालों तक रख सकते हो उसमें बिना टैक्स के। राइट। तो ये तो बहुत बड़ा आर्बिट्राज है एक तरीके से। बहुत ही बड़ा। अभी निर्मला जी को बताओ मत, ये थोड़ा अंदर रखते हैं, लेकिन है। करेक्ट। एंड इसी तरह अगर हम डेट फंड की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या क्या ब्रेकअप्स है? जैसे आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इक्विटी फंड्स के बारे में बताया, आई एम श्योर डेट में भी ऐसे ब्रेकअप्स होंगे, तो वो क्या ब्रेकअप्स है? दो तरीके के ब्रेकअप्स होते हैं। एक तो आप जो अच्छे क्वालिटी की कंपनियां हैं जिसका रेटिंग AAA है, उस टाइप के फंड में डालो, उसको कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड कहते हैं। ओके। या फिर आप ऐसी कंपनी में डालो जिसका रेटिंग थोड़ा कम है, जिसका शायद वो डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा आते हैं, यील्ड ज्यादा आती है, उसको कहते हैं क्रेडिट रिस्क फंड। ओके। दूसरा तरीका ये है कि आप कम ड्यूरेशन वाले बॉन्ड ले लो, मतलब जो बॉन्ड्स 1 साल में मैच्योर हो रहे हैं, 2 साल में मैच्योर हो रहे हैं, या फिर 1-2 महीने में मैच्योर हो रहे हैं, या फिर आप एकदम लंबे वाले 10 साल के बॉन्ड ले लो। तो जो बस 3 महीने में मैच्योर कर रहे हैं वो लिक्विड फंड्स के अंदर होते हैं, और जो 10 साल में मैच्योर होते हैं वो गिल्ड फंड्स कहा जाता है, वो गवर्नमेंट के ही होते हैं। करेक्ट। तो ये दो मेन ब्रेकअप। तो वन इज टाइम के हिसाब से कि कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आप इन्वेस्ट करो, दूसरा रिस्क पैरामीटर्स के हिसाब से, क्रेडिट रिस्क के हिसाब से। तो उसमें अगर गवर्नमेंट के बॉन्ड आ रहे हैं तो रिस्क वाले में सबसे सेफ क्लासिफाई हो जाएंगे? नहीं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स क्रेडिट रिस्क के हिसाब से सेफ है, लेकिन अगर वो 10 साल का टाइम है तो वो इंटरेस्ट रेट्स से बहुत सेंसिटिव बन जाते हैं।
Correct. अगर इंटरेस्ट रेट्स थोड़े भी बढ़ जाते हैं हम्म। तो इनके वैल्यूज कम हो कम जाते हैं। आता है, राइट। एंड अभी रिसेंटली सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड, तो गोल्ड में जैसे कस्टम ड्यूटी थोड़ा रिलैक्स हुआ, तो हमने गोल्ड के प्राइसेस गिरते हुए देखा। तो एसजीबीज में जो रीपेमेंट आ रहा था अभी गवर्नमेंट का, वो गिर गया। तो डू यू थिंक कि वो साथ में कनेक्टेड है कुछ ना कुछ? तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है हाँ। जो हुई। देखिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड में अब इन्वेस्ट करना एक्चुअली और बेहतर हो गया है, राइट। क्योंकि एक तो एसजीबीज के आगे इशुएंसेस कितने होने वाले हैं ये पता नहीं, शायद से ना भी हो। राइट। अम, अभी ये गिरावट क्यों हुई प्राइस में, हम्म। क्योंकि गवर्नमेंट ने कस्टम्स ड्यूटी हटा दी और Right. म्यूचुअल फंड जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं वो इंडिया के प्राइसेस से लिंक्ड है, गोल्ड वाले प्राइसेस Right. लिंक्ड है, ना कि इंटरनेशनल प्राइस। डॉलर वाला। इंटरनेशनल प्राइसेस घटी नहीं है, राइट। बस हमारे यहाँ घटी क्योंकि कस्टम्स ड्यूटी हटाई। Right. ये एक वन टाइम इवेंट है, हम्म। तो ठीक है, मतलब उससे कर नहीं कुछ सकते। Right. तो आगे जाके म्यूचुअल फंड ही शायद सबसे बेहतर तरीका होगा गोल्ड में भी इन्वेस्ट करने के लिए। ओके। एंड रिगार्डिंग, हमने 3 कैटेगरीज की बात की, गोल्ड की बात की, डेट की बात की और इक्विटी की बात की। इफ एज एन इन्वेस्टर मुझे सिलेक्ट करना है, तो इक्विटी में मुझे आपको थोड़ा सा बायस टुवर्ड्स फ्लेक्सी कैप दिखा, बट एज एन इन्वेस्टर अगर मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो क्या ये साइकिल्स मैं रीड करके फिर म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करूँ, या फिर वही बाय राइट सेट टाइट वाला लॉजिक लगा के म्यूचुअल फंड में रहूँ? म्यूचुअल फंड का बेसिस ही है बाय राइट सिट टाइट। ओके। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए स्टॉक्स है। ओके। जो लोगों को बहुत ही मजा चाहिए लाइफ में उनके लिए F&O है। एफएनओ है। म्यूचुअल फंड ऐसा प्रोडक्ट है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखो, ओके। और ऐसे फंड लेके रखो जो लॉन्ग टर्म में परफॉर्म करेंगे, ना कि जो पिछले साल परफॉर्म कर रहे हैं या Right. एक साल के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। राइट। सो इसमें बहुत सारे फंड्स ऐसे भी आ जाते हैं जो थीम बेस्ड होते हैं, कोई पर्टिकुलर सेक्टर चल रहा है तो वो उसका फंड बन जाता है, तो उसमें मैं लॉन्ग टर्म में कैसे रहूं? मुझे एक बात साफ करनी है, हम्म। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जब ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है तब उसको बस मार्केटिंग वाला ही रीजन है। ओके। उनको वहां पे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो लगाना है और आपसे पैसे लेने हैं। आपको उन चीजों में इन्वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके। एक मे बी 1% लोग ऐसे हैं जिनको इनके सेक्टर्स के टाइमिंग पता चलते हैं, या कोई थीम है, आईटी चल रहा है, उनको वो ठीक से अनुमान लगाएंगे। Right. लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए डाइवर्सिफाइड फंड्स ही बेस्ट है, जैसे फ्लेक्सी कैप, ना कि ये सेक्टर और थीमेटिक फंड्स। एंड आई थिंक टू सम एक्सटेंट, जितना मुझे पता है, कुड बी रॉन्ग, म्यूचुअल फंड थोड़े लेट भी हो जाते हैं थीम्स को लॉन्च करने में, मतलब थीम प्ले आउट हो बिल्कुल जाती है बिल्कुल, जब काफी। वो टॉप पे होता है हाँ। तभी लॉन्च कर देंगे, तभी बिकता है। हाँ, तो इसलिए फिर कोई सेंस नहीं बनता एज अ रिटेल अभी आप इन्वेस्टर। एक एग्जांपल ले लो, हम्म। मोतीलाल का डिफेंस फंड था। हम्म। अम, उसका जो पी रेशियो है वो निफ्टी के 3 टाइम्स ओके। है। 60-ish मल्टीपल पे। हाँ, ओके। और उसका रिटर्न भी पिछले 1 या 3 साल में था, वो भी सेंसेक्स से काफी ज्यादा था। ओके। तो इस टाइम पे ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना मुझे तो उचित नहीं लगता। करेक्ट। मेक्स सेंस आल्सो। तो अगर जैसे कि अब मान लेते हैं कि एज एन इन्वेस्टर, जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल, मेरे लिए फ्लेक्सी कैप सबसे सही फंड है, तो उस फंड में भी उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंड में भी आई एम श्योर कि बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे मुझे, कोटक का होगा, एक्सिस का होगा, XYZ अलग अलग एएमसीज का होगा, तो मैं क्या क्या फिल्टर्स लगाऊं टू सिलेक्ट द राइट फंड फॉर माई सेल्फ? 3-4 चीजें हैं। ओके। एक तो फंड में उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसा रहा है, और Okay. वो कैसे देखेंगे। तो 2 चीजें देखनी है। हम्म। एक तो क्या उसने उसके बेंचमार्क को बीट किया है। तो फॉर एग्जांपल अगर फ्लेक्सी कैप का बेंचमार्क BSE 500 है, तो क्या उसको बीट किया है, और वो भी लॉन्ग टर्म में 5 साल में बीट किया है कि Right. नहीं। दूसरी चीज, उसने कैटेगरी को बीट किया है कि नहीं, मतलब उस कैटेगरी में बाकी 20 फंड है, ओके। तो उस कैटेगरी बाकियों से कैसे ये परफॉर्म कर रहा है। ओके, सो फ्लेक्सी कैप से कंपेयर कर लिया मैंने। हाँ, ओके। जो कैटेगरी है। फिर जो फंड मैनेजर चला रहा है हम्म। उसका एक्सपीरियंस क्या है, ओके। उसने कितने मार्केट साइकिल्स देखे हैं, राइट। फिर उसका पोर्टफोलियो क्या है, मतलब अगर उसका रिटर्न बहुत ज्यादा आ रहा है तो क्या वो रिटर्न ज्यादा रिस्क लेके आ रहा है, क्या वो बहुत ज्यादा स्मॉल कैप डाल के वो आ रहा है। ये मैं कहता हूँ ये 3 चीजें मेन देखनी चाहिए। जब आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो तो 3 इयर्स देखूं, 5 इयर्स देखूं कि उससे भी लंबा पीरियड देखूं? यूजुअली 3 to 5 इयर्स ये एक रीजनेबल समय है। इससे अगर थोड़ा और डीप आप जाना चाहते हो तो रोलिंग रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ओके। तो रोलिंग रिटर्न्स मतलब क्या, हो सकता है कि आज के दौरान अगर हम पिछले 3 साल का देखें या 5 साल का देखें तो बहुत ही बड़ा लगेगा। पिछले 3 साल तो पोस्ट कोविड तो रॉकिंग रहे राइट। हमारे मार्केट में। तो साइंटिफिक वे क्या है कि वो इफेक्ट को हम हटा दें।
वो है रोलिंग रिटर्न्स, जिसमें हम अलग अलग पीरियड्स लेके उसका एवरेज बनाते हैं। जैसे जैन 2015 टू जैन 2018, ये एक पीरियड होगा 3 साल का। फिर फेब 2015 टू फेब 2018 दूसरा पीरियड होगा, एंड सो ऑन। ऐसे 3-3 साल के पीरियड निकाल के उसका जो एवरेज मिलता है उसको रोलिंग रिटर्न कहते हैं। तो वो आप देखो कंपेयर टू केगर जो हम देख रहे हैं पिछले 3 साल का। हाँ, रोलिंग रिटर्न का केगर देखो कंपेयर टू बेंचमार्क एंड कैटेगरी। राइट। तो बेंचमार्क सिलेक्शन में जैसे आपने कहा कि किसी का बेंचमार्क BSE 500 है, किसी का निफ्टी 500 है, तो अब फ्लेक्सी कैप में फॉर एग्जांपल किसी फंड मैनेजर ने ज्यादा स्मॉल कैप्स ले लिए और वो ऐसे है जो टॉप 500 में भी नहीं आते, शायद और नीचे आते हैं, तो उसका बेंचमार्क अगर BSE 500 तो सम एक्सटेंट वो रॉन्ग है। आप कह भी सकते हो, लेकिन सेबी के रूल्स के हिसाब से फ्लेक्सी कैप को पूरी फ्रीडम है, वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं बस इतना कहूंगा कि अगर वो बहुत ज्यादा स्मॉल कैप लेके रखे हैं तो थोड़ा कॉशियस रहिए, क्योंकि वो कम भी हो सकता है आगे जाकर। ओके। एंड एक रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में आपके हिसाब से एप्ट नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स कितने होने चाहिए? 3, 4, 5, 10? ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्वेस्टर समझते हैं कि म्यूचुअल फंड स्टॉक्स की तरह है, तो पोर्टफोलियो में 10-10, 20-20, 30-30 फंड लेके रखते हैं और फिर ट्रैक भी नहीं कर पाते कि कौन करेगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में किसी फंड का वेटेज 2% है तो आप क्या ट्रैक करोगे? तो मेरा मानना है कि 3 to 5 फंड्स ये मेजॉरिटी लोगों के लिए काफी है। अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है, उसके 100 करोड़ से ज्यादा पोर्टफोलियो, तो हाँ, तो वो देख सकता है, और लेकिन मेजॉरिटी 3 to 5। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जैसे पास्ट परफॉर्मेंस हमने देखा कि बहुत सारे फंड्स के अच्छे 19-20% के अराउंड है, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप के स्पेशली, तो कितनी गारंटी है कि वो रेप्लिकेट आगे भी कर पाएंगे? कोई गारंटी नहीं। देन तो फिर मतलब उसका तो रोलिंग रिटर्न ही सबसे अच्छा ऑल्टरनेट है कि मैं वो चीज समझूं तो आगे का ट्रेंड लाइन, आगे का फ्यूचर में समझ में आएगा। ये थोड़ा साइंस नहीं, ये आर्ट है। कि हमने अगर ये 3-4 चीजें देखी तो कुछ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, शायद ये फंड आगे के 3 या 5 साल में भी परफॉर्म कर पाएगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं ले सकते। और अगर हमने एक बेंचमार्क रिटर्न पकड़ा है कि हाँ, लॉन्ग टर्म में 12% मार्केट से आना चाहिए, तो अगर कोई अच्छा फंड है तो शायद से 14-15% दे देगा। ओके। एंड यूएस में एक बहुत इंटरेस्टिंग थीसिस चल रहा है, पिछले 10 साल से ये डिबेट चल रही है वहां पे कि धीरे धीरे एक्टिव फंड मैनेजर्स नहीं बीट कर पा रहे वहां के बेंचमार्क्स को। इंडिया में भी आप देखते हो वो चीज आएगा? ऑलरेडी आ चुका है। ओके। लार्ज कैप में ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि इसका एक स्टडी होता है कॉल्ड स्पिवा रिपोर्ट। ये S&P डाउ जोन्स का रिपोर्ट निकलता है हर 6 महीने कि कितने फंड्स बीट कर पा रहे हैं उनके बेंचमार्क्स को। और उस रिपोर्ट के मुताबिक लार्ज कैप कैटेगरी में 80% फंड्स नहीं बीट कर पा रहे। ये इंडिया का डेटा है उनके बेंचमार्क्स को। अब बात बनती है मिड एंड स्मॉल कैप की, वहां पे 50-60 के नंबर्स आते हैं कि जो बीट कर पा रहे हैं, तो वहां पे चांसेस ज्यादा है। राइट। तो अगर मैं अगेन स्पीकिंग हाइपोथेटिकली, अगर मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूँ तो ये डेटा को स्टडी करते हुए अगर मैं 4 फंड ले रहा हूँ तो ऐसा कर सकता हूँ जहाँ पे मेरा लार्ज कैप इज निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50, एंड देन मे बी जब मैं स्मॉल कैप्स की तरफ जा रहा हूँ तो शायद थोड़ा सा एक्टिव फंड्स की तरफ जा रहा हूँ। आप कर सकते हो, ये एक वैलिड स्ट्रैटेजी है, लेकिन मैं बस एक चीज से शायद रुक जाऊंगा इसमें कि टैक्सेशन। जब आप रीबैलेंस करोगे तब हर बार कैपिटल गेन्स टैक्स भरना पड़ेगा। कंपेयर टू दैट फ्लेक्सी कैप में अंदर ही अंदर होगा तो कोई टैक्स नहीं आता। तो जो टैक्स का आर्बिट्राज हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे वो लग रहा है। राइट। एंड कितने अलग अलग तरीके हैं मेरे पास म्यूचुअल फंड को यूज करने के लिए? फॉर एग्जांपल लमसम और SIP काफी लोगों को पता है, बट SWP STP के कॉन्सेप्ट्स इतने फेमस नहीं है, बट दे वर्क वंडर्स। तो एक एक करके हम चारों को डिकोड करते हैं, लमसम, SIP, SWP एंड STP। यस। तो लमसम मतलब सिंपल है कि जब आपके पास पैसे हो तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर जो लोग अग्रेसिव है वो मार्केट को टाइम करते हैं कि अब मैं इतने पैसे डालना चाहता हूँ। SIP सबको ऑलमोस्ट पता है। राइट, पता होना चाहिए। हाँ, पता होना चाहिए कि हर महीने आप एक फिक्स्ड अमाउंट डाल दो, और उसका बेनिफिट मेन ये है कि आप कोई एक पॉइंट को नहीं पकड़ रहे हो, आप एवरेज आउट कर रहे हो। फिर बात आती है STP की। तो STP ही SIP का एक काइंड ऑफ वेरिएशन है, जिसमें आप एक लिक्विड फंड में पहले इन्वेस्ट करते हो, जो एक फिक्स रिटर्न देगा, और लो रिटर्न लेकिन काइंड ऑफ फिक्स देगा, और उसमें से आप हर महीने
ट्रांसफर कर रहे हो इक्विटी फंड में। ओके, तो इसमें मुझे टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होते हैं जब मैं वो ट्रांसफर कर रहा हूँ? तो जब वो एक फंड से हाँ दूसरे में जाता है तो क्या मैं टैक्स हाँ भरता हूँ उस पे? हाँ, हर बार जब आप एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफर कर रहे हो तब आपको टैक्स देना पड़ता है, ओके लेकिन ये एक एक महीने के रिटर्न्स होते हैं या 6 महीने के रिटर्न्स होते हैं, ओके तो ज्यादा अमाउंट नहीं होता उसमें। ओके, तो सेम एएमसी में भी मेरे को ये टैक्स लगता है कि उसमें हाँ, एग्जाम? सेम एएमसी में भी टैक्स लगता ओके ओके, एंड व्हाट अबाउट एसडब्ल्यूपी? आई थिंक दैट इज वेरी है। लेस हाँ टॉक्ड अबाउट और बहुत पावरफुल है टू। बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशली रिटायरीज के लिए, क्योंकि रिटायरमेंट में फिक्स्ड इनकम हर महीने लगता है। राइट। तो एसडब्ल्यूपी मतलब आप कोई फंड में से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट निकालो। अब हो सकता है कि उस फंड की वैल्यू ऊपर नीचे जाए मार्केट की वजह से। तो हो सकता है कि आपने अगर अनुमान लगाया है कि इस फंड का जो पैसा है वो मेरे लिए 3 साल के लिए काफी होगा, और उस फंड की अमाउंट 2 साल में ही खत्म हो गई। राइट। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए लोग जो एसडब्ल्यूटी करते हैं वो एक बफर रखते हैं कि मैंने शायद हाफ ही अज्यूम किया है कि मुझे इस फंड से आएगा, और बाकी हाफ मैंने बस रखा है कि अगर वो ऊपर नीचे गया तो राइट। मेरे को नहीं अफेक्ट होगा। राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मान रहे हैं कि 12-13% रिटर्न एनुअली बनता है लंबे समय में, तो अगर मेरा एसडब्ल्यूपी का नंबर 5-6% है तो आई एम डूइंग जस्टिस टू इट, और शायद वो कॉर्पस कभी खत्म ना हो। हाँ, तो इसका एक कह सकते गोल्डन रूल है हम्म जो यूएस में कुछ स्टडीज के बाद निकला, हम्म जो है 4% विड्रॉवल रेट। ओके। कि रिटायरमेंट में आप हर साल 4% निकाल सकते हो हम्म अगर आपका एक बैलेंस पोर्टफोलियो है, मतलब 60% इक्विटी, 40% 40% डेट। डेट। अब इंडिया में क्या फिगर चलता है, तो इसके ऊपर एक आरआईए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रवि सरोगी नाम है, उन्होंने स्टडी किया, पेपर पब्लिश किया है। ओके उन्होंने भी उसके पास ही नंबर निकाला है, 3 to 3.5% उनका नंबर है। ओके, सो 3 to इंडिया में अगर मैं 3.5% विड्रॉ कर रहा हूँ तो हाँ हाँ शुड नॉट बी हाँ प्रॉब्लम। तो जब तक मैं रिटायरमेंट मेरा पहुंच रहा है, उससे पहले तो मैं, से फॉर एग्जांपल आई एम 30, मेरा एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास 60 का मेरा रिटायरमेंट एज है, तो ये 30 साल या 25 साल तक मैं इक्विटी फंड में डाल सकता हूँ और फिर मैं उसको जैसे आपने कहा हाइब्रिड करके उसके बाद विड्रॉ करूँ। विल बिल्कुल दैट बी अ बेटर स्ट्रेटजी? बिल्कुल। बस एक चीज ध्यान में रखनी हम्म होगी कि जब आप 55 साल के होगे हम्म तब थोड़ा थोड़ा पैसा आपको डेट में या फिक्स इनकम में मूव करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो कि आप 60 साल की उम्र में एकदम से मार्केट गिर गया तो आपने जो इतने साल सेविंग की है वो वो निकल जाएंगे। राइट। एंड सिंस हम टैक्सेशन का बात करें तो आई थिंक टैक्सेशन पे आपने बहुत ही प्यारा सा पोस्ट बना के डाला था अपने ट्विटर हैंडल पे, तो वी कैन वी ब्रेक दैट अप एंड लेट आवर बिल्कुल ऑडियंस नो? बिल्कुल बिल्कुल। यस। क्योंकि हमारी लाइफ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है ही जो हर साल टैक्स में कुछ नया कुछ करते हैं। नया करते हैं। तो पहले बात आती है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, ओके। जहाँ पे एक साल के बाद 12.12% लगता है। टैक्स लगता है। उसके पहले अगर आपने रिडीम किया तो 20% टैक्स लगता है। और एलटीसीजी में हमारे पास कुछ एग्जेम्पशन है शायद? हाँ, ओके। जो बड़ा उन्होंने बढ़ा के 1 लाख से 1.25 लाख कर दिया। ठीक है। ओके। और एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट मैं हम्म बताता हूँ कि 2004 से 2018 तक कोई भी टैक्स नहीं था लॉन्ग टर्म पे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स राइट। वाला इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड के ऊपर। और ओके। इस यही पीरियड है जब हमारे मार्केट के सबसे बड़े इन्वेस्टर कह सकते हो राकेश झुनझुनवाला, जिन्होंने ये सब पैसे कमाए थे, फॉर्चून बनाया था, यही पीरियड है ओके। बिना कोई टैक्स। टैक्स पे किए। हाँ, लीगली बिना कोई टैक्स। राइट। तो 2018 में पहली बार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगा इक्विटी के ऊपर, वो 10% लगा था। राइट। और फिर इस जुलाई बजट में वो 10 का 12.5 हो गया। करेक्ट। अब बात आती है डेट म्यूचुअल फंड की। उसकी कहानी भी थोड़ी दुख भरी है। एक जमाना ऐसा था जब 3 साल के बाद अगर आप डेट फंड बेचोगे तब 20% टैक्स था और इंडेक्सेशन का बेनिफिट था। ओके। इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्या होता है? हाँ, इंडेक्सेशन का बेनिफिट ये है कि अगर हर साल देश में महंगाई बढ़ रही है, लेट्स से कि 5% से बढ़ रही है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता था कि हम एक इंडेक्स पब्लिश करेंगे और वो महंगाई को कंसिडरेशन में लेगा। कि अगर महंगाई 5% बढ़ रही है तो शायद हम 4% अलाउ कर देंगे कि उस हद तक आप अपना जो कॉस्ट प्राइस है वो बढ़ा सकते हो टैक्स पर्पसेस के लिए। इसको अपने 100 के एग्जांपल से लेके एक बार समझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपने एक डेट फंड लिया है
100 रुपए में, राइट और उस साल इंडेक्स मतलब जो इनकम टैक्स का जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स Right. है वो अगर 4% है तो 4 रुपए 100 के आपके 104 रुपए कॉस्ट प्राइस हो गई कॉस्ट प्राइस हो गई। ओके और अगर आपने वो 110 में बेचा तो आपको बस 6 रुपए पे टैक्स लगेगा, ना कि 10 पे ना कि 10 पे। ओके अब 2023 बजट में डेट फंड्स के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडेक्सेशन इरेलेवेंट कर दिया, क्योंकि Okay. उन्होंने ऐसा लॉ बनाया कि आप कोई भी रखो, शॉर्ट टर्म रखो, लॉन्ग टर्म रखो, आपको स्लैब रेट के ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन उन्होंने एक बेनिफिट ये दिया कि अगर आपने अप्रैल 2023 के पहले इन्वेस्ट किया डेट फंड्स में तो आपको पुरानी वाली सिस्टम लगेगी, जो कि है 20% और इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी है। अब आते हैं जुलाई 2024 के बजट में, जहां पे इन्होंने ऐसा कहा कि जो पुराने वाले डेट फंड्स है अप्रैल 23 के पहले, उनका भी बेनिफिट हम हटा रहे हैं। ओके और उन पे 2 साल के बाद 12.5% टैक्स लगेगा। ओके तो 2023 तक का भी इंडेक्सेशन काउंट नहीं होगा? हाँ, तो वो जो पुराना वाला ग्रैंडफादरिंग कहते हैं वो बेनिफिट था, वो भी उन्होंने हटा दिया। ओके इन्होंने एक्चुअली रियल एस्टेट के ऊपर का भी हटा दिया पहले, लेकिन काफी शोर होने के बाद उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टर्स को ऑप्शन दे दिया कि अगर आपने घर खरीदा है बजट के पहले तो आपको चॉइस है, आपको इंडेक्सेशन लेना है या नई सिस्टम लेनी है। ओके ऑलराइट एंड और कोई तरह का टैक्सेशन हाइब्रिड में कैसे वर्क होता है? हाँ, तो हाइब्रिड में बजट ने बहुत ही अच्छी बात कर दी, बेहतरीन बात कर दी, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के कैटेगरीज थे जो ना कि डेट थे ना कि इक्विटी थे, लेकिन जैसे वो शायद इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कह सकते हैं ये रेसिडुअल कैटेगरी है। तो उसमें इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अगर आपका 65% से कम डेट में है तो फिर आप 2 साल के बाद 12.5% आपको लगेगा। तो इसकी ब्यूटी ये है कि जैसे आपने कोई यूएस के नैस्डैक फंड में इन्वेस्ट किया है तो उसमें जो टैक्स लगेगा वो सेम लगेगा जो आपको रिलायंस इंडस्ट्री में लगेगा। ओके या फिर आप एचडीएफसी इक्विटी फंड में सेम। और हाइब्रिड फंड्स का इशू हुआ था 2023 के बजट में कि वो डेट फंड्स के अंदर आ गए थे, तो उसका स्लैब रेट टैक्सेशन था, आप कितना भी टाइम के लिए रखो। अब वहां से फिर से हटा दिया है। उसमें भी ग्रैंडफादरिंग हटा दिया साथ में। हाँ, ग्रैंडफादरिंग तो वो तो एक चीज है ही अनफॉर्चुनेट। आई थिंक आपने इंडेक्सेशन बहुत ही सुंदर तरीके से बता दिया विद नंबर्स। तो आपने इक्विटी फंड्स के लिए भी कहा कि 2004 से लेकर 2018 तक कोई टैक्स नहीं था। अब मान लीजिए मैंने 2015 में कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, तो उसका टैक्स इम्प्लीकेशन एलटीसीजी पर्सपेक्टिव से मैं आज अगर बेचने जाऊं 2024 में तो मुझे कितना टैक्स आएगा? मजेदार बात है, क्योंकि 2018 में जब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पहली बार इक्विटी फंड्स के ऊपर टैक्स लगाया तब डिक्लेयर किया कि जो पहले वाले फंड्स लिए हैं उनको 2018 तक, फरवरी 2018 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो जो आपकी ग्रोथ हुई है 15 से 18 तक उस पे टैक्स नहीं तो मैं है। 10 का एनवी अगर 25 हो गया तो 10 से 25 की जर्नी में कोई टैक्स नहीं। ओके फिर बात आती है 18 से 24 तक, उस पे आपको 12.5% टैक्स लगेगा। ओके सो 25 से जो भी मेरा एनवी 40 तक जा रहा है वो 15 रुपए पे लगेगा। 12.5% 12.5 लगेगा या फिर वो भी 2024 तक 10 जाएगा फिर उसके बाद 12.5% पूरा 12.5 फ्लैट हो गया। तो ये वाला जो बेनिफिट है वो भी चला गया है ऑलराइट। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एनवी, बहुत लोगों का एक मिसकॉन्सेप्शन है, हमारे यूजर्स भी आते हैं कि आपने जो म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हो उसका एनवी बहुत ज्यादा है, हमको एक दूसरा म्यूचुअल फंड मिल रहा है जिसका एनवी 10 रुपए है, तो उनको लगता है वो वाला म्यूचुअल फंड सस्ता है और ये वाला महंगा है। तो कितना वैलिड है ये अजम्पशन? तो ये एक बहुत कॉमन गलती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का एनएवी स्पेशली जब कोई नया फंड आता है तब वो जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है उस हिसाब से वो कंप्यूट होता है। मतलब अगर उन स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ी तब म्यूचुअल फंड का एनएवी बढ़ता है। तो वो 10 हो या लेट्स से कि कोई म्यूचुअल फंड 20 में स्टार्ट हो रहा है, उसकी और 10 वाले की वैल्यू सेम होगी अगर वो सेम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब नंबर ये टोटली इररिलेवेंट है। जैसे हम कहते हैं कि रिलायंस एमआरएफ से सस्ता स्टॉक है, इट इज नॉट द केस, राइट? वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी वो करता है। और अगर मैं कोई म्यूचुअल फंड बाई सेल कर रहा हूँ तो मुझे कब का एनएवी हिट होता है? फॉर एग्जांपल अगर आज मैं कोई
म्यूचुअल फंड सेल कर रहा हूँ, मार्केट गिरा हुआ है, तो क्या मुझे आज का एनएवी हिट होगा या फिर जो रात को कंप्यूट होगा वो होगा? हाउ डज दैट वर्क? तो रूल के हिसाब से अगर आपने 3 बजे के पहले ऑर्डर दे दी है, बाय या सेल दोनों की? बाय या सेल, बाय के केस में आपके पैसे भी वहां पहुंचने चाहिए, ओके, एएमसी के पास पहुंचना एएमसी चाहिए। के पास। ओके, और लोग सेफ रहने के लिए एक्चुअली 230 को ही मानते हैं, क्योंकि काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है जिनको टाइम लगता है वो बैकएंड पे काम करने के लिए। Right. सिर्फ 230 का ही आप टाइम पकड़िए, उसके Okay. पहले आपके पैसे म्यूचुअल फंड तक पहुंचने चाहिए। अगर मैं 230 तक पहुंचा रहा हूँ तो मुझे कौन सा एनएवी सेम लगता डे, है? उस दिन सेम का। डे का एनएवी लग हाँ, जाता है, और अगर उसके बाद जा रहा है तो तो नेक्स्ट डे का ही। नेक्स्ट डे का एनएवी लगता है। ऑलराइट। एंड ये एनएवी का कैलकुलेशन होता कैसे है? मतलब इफ वी सिंपली टॉक इट फ्रॉम अ बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव ऑफ द म्यूचुअल फंड, तो क्या क्या ऐड हो गया, क्या सबट्रैक्ट होगा और क्या डिवाइड होगा, तो एनएवी कैलकुलेट होता है? जी, बहुत ही सिंपल सी बात है। हम्म, अगर किसी म्यूचुअल फंड के पास 10 स्टॉक है और हर स्टॉक की प्राइस 10 रुपए है, हम्म, तो टोटल उसका पोर्टफोलियो, उसकी वैल्यू हो गई 100 रुपए। राइट, अब उसका कोई एक्सपेंस होता है कि फंड मैनेजर को पैसे देने हैं, राइट, बाकी सेल्स वगैरह वगैरह। हम्म, तो मान लेते हैं कि उसका एक 1 रुपए का 1 टका का एक्सपेंस एक्सपेंस है, है, करेक्ट, तो फिर बचे 99 रुपए। राइट, वो हो गई एसेट की आपकी वैल्यू, फंड की टोटल ठीक है, वैल्यू। और क्योंकि हमने कहा है कि 10 यूनिट्स है हम्म, उस फंड में, तो फिर पर यूनिट उसकी वैल्यू होगी 9.9। 9.9। ओके, और जैसे जैसे अब वो 10 स्टॉक्स का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे ये एनएवी एनएवी भी बढ़ बढ़ेगा। जाएगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। सिंपल कैलकुलेशन। और जो आपने एक्सपेंस रेशियो का बात किया, क्या मैं इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं व्हाइल सिलेक्टिंग माय म्यूचुअल फंड, या फिर अब ये थोड़ा सा हर फंड के लिए सटल कम हो गया? इसके ऊपर सेबी के बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है कि हर एक फंड के कितने हो सकते हैं, और वो साइज पे निर्भर करता है कि अगर कोई 100 करोड़ का फंड है तो उस पर ज्यादा अलाउड है, अगर 10,000 करोड़ का है तो उस पर कम एक्सपेंस रेशियो ओके, अलाउड है। ऑलराइट, तो इस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन ओके। ये डिटरमिन नहीं करता आपकी और रिटर्न्स को। कभी कभी जैसे आई एम अ प्रो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, मेरा सारा पैसा म्यूचुअल फंड्स में ही होगा पैसिवली। मेरे पास कभी कभी एएमसी से मिला जाता है कि आपका टीईआर है जो रेज हो गया है, तो हाँ, वो मुझसे कभी पूछे नहीं, कभी कुछ किया नहीं, बट वो बढ़ा के मेरे को मेल हाँ, भेज देते कि हाँ, बढ़ गया, अगली बार से आप स्टेटमेंट में देख हाँ। लीजिएगा। तो कितने एक्सटेंड तक ये सही है, ये गलत है? अभी ये रेगुलेशंस के वजह से उनको भेजना पड़ता है, ओके, लेकिन उसका एक्चुअली कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, रेलेवेंस नहीं है, ओके, बस हमें स्पैम ईमेल एड्रेस में आ जाता है। राइट, क्योंकि क्या है कि जो सेबी के लिमिट्स हैं, उसके अंदर उनको पूरी अनुमति है कि वो राइट, एक्सपेंस रेशियो क्या रखें। ओके, और हमने भी अपने मन में एक पकड़ा है कि ठीक है, हमें पता है कि सेबी ने कहा है कि 2.25% से ज्यादा हो नहीं सकता, ओके, तो उसके अंदर आप 1 टका रखो या 1.5 टका रखो, ठीक है, वो तो दैट इज आपकी फाइन। बिजनेस की बात है। और म्यूचुअल फंड डिडक्ट कैसे करता है? जैसे फॉर एग्जांपल पीएमएस, ये सब में तो फीस मंगाना पड़ता है बाद में, बट म्यूचुअल फंड में कभी म्यूचुअल फंड वाले ने मेरे को बोला नहीं है कि इस अकाउंट में आप पैसा भेजिए, आपका 2 रुपया बन चुका है साल भर का, तो वो डिडक्ट कैसे करता है ये? हाँ, तो ये तो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता है, एनएवी कैलकुलेशन के टाइम में ही डिडक्ट होता है, ओके, तो डेली बेसिस पे वो लोग कम कर? डेली बेसिस पे होता है। ओके, सो मतलब फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए और 2 रुपए का एक्सपेंस रेशियो है, तो 2/365 वो ओके, सो एवरी डे, इसलिए मुझे बिल्कुल भी हिट नहीं पता पता भी नहीं चलता। चलता, हाँ। अगर 2 रुपए भी होता तो पता चल जाता एंड में, बट इसकी वजह से करेक्ट। एंड रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड होल्डिंग, जैसे स्टॉक्स में लोगों को पता है कि अगर मैंने स्टॉक में निवेश किया है तो मेरा स्टॉक या तो सीडीएसएल के पास सेफ है या तो एनएसडीएल के पास सेफ है। तो जब मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ तो इसमें मुझे यूनिट्स मिलते हैं, और वो यूनिट्स मेरे कहाँ स्टोर होते हैं? मैं तो कहूंगा कि और ज्यादा सेफ है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते हो, आप डायरेक्ट यूनिट्स ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। वो ओके, जो यूनिट्स आपने खरीदे हैं, अगर वो बेचे तो आप वो पैसे आपके अकाउंट में ही जाने चाहिए। ओके, तो हाँ, तो यूनिट्स कहाँ रहते हैं? यूनिट्स रहते हैं आरटीए के पास, जी, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। ओके, इंडिया में 2 बड़े आरटीएस है, कैम्स और ओके, के फिनटेक। ओके, इसके अलावा अगर आप डीमैट अकाउंट में ही आपकी यूनिट्स रखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और वो उस अकाउंट में फिर रहते हैं। डीमैट में रखा तो फिर सीडीएसएल एनएसडीएल आ हाँ, जाएगा सीडीएस फ्यूचर में? एनएसडी। ओके। एंड आपने ट्रांसफर की बात की, फॉर एग्जांपल पूरा होल्डिंग किसी का म्यूचुअल फंड में है एंड अनफॉर्चुनेटली दैट पर्सन पासेस अवे, तो इन दैट केस उनका म्यूचुअल फंड होल्डिंग शुड पास ऑन जो रिलेटिव कंसर्न पर्सन है, सो हाउ डज दैट वर्क? हाँ, तो इसलिए नॉमिनेशन होना बहुत ही जरूरी है, ओके, क्योंकि उसके बिना बहुत सारे पेपर वर्क करना पड़ता है कि आप ही लीगल लीगल, एयर हो। ओके, नॉमिनेशन हुआ तो नॉमिनी के पास जाता है एज अ कस्टोडियन, ओके, मतलब हो सकता है कि वो लीगल एयर ना हो,
लेकिन कम से कम अगर आप कोई फैमिली मेंबर है, ट्रस्टेड इंसान है, तो हम्म। वो फिर उसके हिसाब से वो बांट देगा। तो कैसे वो होल्डिंग पूरी ट्रांसफर हो जाती है या फिर लिक्विडेट होके फिर जाता है? हाउ? नहीं, वो होल्डिंग ट्रांसफर हो जाती है, लिक्विडेशन नहीं होता। लिक्विडेशन नहीं होता है, ऑलराइट। सो आई थिंक उसकी वजह से काफी चीजें बच जाती है। एक और चीज है, जैसे माय पेरेंट्स व्हेन दे यूज्ड टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, तो एक एजेंट आते थे घर पे, एक पेपर लाते थे, वो पेपर में वो फंड भी वही बताते थे और उनमें पेरेंट्स यूज्ड टू इन्वेस्ट। बट टुडे जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो आई यूज अ लॉट ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स। आई यूज धन, आई यूज ग्रो, आई यूज जीरोधा, जो कि मुझे डायरेक्टली एक्सेस देते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। तो दोनों में क्या डिफरेंस है और आज की जनता को किसके थ्रू जाना चाहिए? तो बिल्कुल थैंकफुली पेपर वर्क का जमाना चला गया है। राइट। हमें जरूरत नहीं है उस राइट। सारी चीजों की। तो मैं खुद दो प्लेटफॉर्म्स मैंने इस्तेमाल किए हैं, जो कि इंडस्ट्री फंडेड है। एक तो एमएफ यूटिलिटीज और दूसरा एमएफ सेंट्रल करके। राइट। तो बिल्कुल ऑनलाइन ही जाना कर चाहिए। सकते हैं ऑनलाइन। और इसमें कुछ एक्सपेंस रेशियो में फर्क पड़ता है या कुछ सेविंग्स होती है मेरी इफ आई एम गोइंग डायरेक्ट? बिल्कुल। तो दो तरीके के प्लान होते हैं म्यूचुअल फंड में। एक तो रेगुलर प्लान होता है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट का कमीशन भी रहता है। ओके। तो आप लगभग कह सकते हो कि अगर इक्विटी फंड है और उसमें एक्सपेंस रेशियो 2% है, तो 1% जा रहा है एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के पास। ये वेरी करता है, कुछ एजेंट्स के पास आधा टक्का जाएगा, कुछ के पास 1 जाएगा, लेकिन लगभग 1 जा रहा है। करेक्ट। और अगर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हो तो जो एक्सपेंस रेशियो है वो 2 की बजाय 1 ही बन जाता है, ओके। क्योंकि वो कमीशन बच जाता है। बच जाता है। और हर साल वो कमीशन बच के आपका कंपाउंडिंग और ज्यादा बढ़ता ओके, है। तो 1% भी मेरा 30-40 हाँ, साल के लिए हाँ, कंपाउंड होते रहता है। हाँ। करेक्ट। बस इसमें बस ये बात है कि मुझे फिर म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना आना चाहिए। हाँ, ये भी बात है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो सेबी के रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है, जो ओके। आपको बता सकते हैं कौन से इसमें ओके। निवेश करना चाहिए। और वो आपको एक फ्लैट फी बता सकते हैं कि आप मुझे 10,000 दे दो, 50,000 दे दो, मैं आपको बताऊंगा। बता दूंगा। ओके। और सिंस हम बहुत सारे जो एडवाइजर्स होते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, नॉट एडवाइजर्स, वो एनएफओस में भी काफी इन्वेस्ट करवाते हैं अपने अपने कमीशन सर्कल में बढ़ाने के लिए। कमीशन बढ़ाने के लिए। तो मान लीजिए कोई एनएफओ लेकिन जेन्युइनली अच्छा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये चीजें मैं देखूं ताकि मुझे श्योरिटी मिल जाए कि ये एनएफओ अच्छा ही है? मेरा मानना है कि एनएफओ में इन्वेस्ट करने की वैसे जरूरत है नहीं। अगर वो फंड अच्छा है, तो जब वो फंड लिस्ट होगा तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके। ये थोड़ी ना कोई आईपीओ है कि कुछ प्राइस में फर्क पड़ने वाला राइट। है। तो बिल्कुल आप रुकिए, थोड़ा देखिए परफॉर्मेंस। ओके। सो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो जनरली इनको हायर कमीशन मिलता है एनएफओस पे? डिस्ट्रीब्यूटर्स, म्यूचुअल फंड, सबको कमीशन चाहिए, इसलिए एनएफओस की मार्केटिंग होती है। ओके, गॉट इट। वन लास्ट थिंग दैट आई वांट टू आस्क इज, बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होगा और अभी ये बात उठी भी थी, फ्रंट रनिंग का केस हमने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देखा था, अभी देखा था, 3 साल पहले भी एक्सिस के केस में देखा था, अभी हमने क्वांट म्यूचुअल फंड के केस में देखा। तो फ्रंट रनिंग क्या इंडिया में एक रेगुलर चीज है, बस कभी कभी आइडेंटिफाई होती है, ऐसा है? या फिर इट इज नो वन ऑफ, मतलब एक बार होती है, बार बार नहीं होती है, और होती है तो उसके रेपोकेशंस रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या है? तो मेरा मानना है कि सेबी के जो एल्गोरिदम्स है, वो इतने अच्छे बन गए हैं कि थोड़ा भी फ्रंट रनिंग हुआ तो वो पकड़ लेते हैं। ओके। तुरंत पकड़ लेते हैं। इसलिए ये सारे केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं। ओके। और डिटेक्ट होने के बाद भी सेबी का इस पे जोरदार एक्शन होता है और तुरंत एक्शन होता है। तो मेरा ये नहीं मानना है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये कुछ वाइड स्प्रेड है। ये थोड़े गिन चुन के हो केसेस जाते है हैं। राइट। और इसका असर म्यूचुअल फंड रिटर्न पे भी ज्यादा नहीं होता। ओके। एक्सिस का केस थोड़ा अलग था, और वो इसलिए अलग था क्योंकि उसका जो स्टाइल है, जो ग्रोथ स्टाइल है, वो भी पैंडेमिक के बाद, मतलब 2021 के बाद फेल होने लगा। मतलब वैल्यू स्टाइल ज्यादा बढ़ गई और ग्रोथ स्टाइल परफॉर्म करना छोड़, मतलब नहीं कर रही थी। इसलिए वो रिटर्न्स कम हुए, ना कि फ्रंट रनिंग की वजह से। ओके। तो मुझे ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिखता। ओके। एंड आपने कहा एल्गोरिदम बहुत स्मार्टली पकड़ लेता है। फॉर एग्जांपल मैं एक फंड मैनेजर हूँ, मैंने मेरे कोई दूर के रिलेटिव के थ्रू 100 करोड़ कोई पर्टिकुलर स्टॉक में करवा दिया, तो एल्गोरिदम ये चीजें कैसे पकड़ेगा? तो ये काफी डिटेल में सेबी के जो चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुच, इन्होंने एक्सप्लेन की थी कि कैसे इनके एल्गोरिदम्स इवॉल्व हुए। राइट। तो एकदम पहले पहले लोग खुद के नाम पे ही फ्रंट रनिंग करते थे। राइट। ये तो तुरंत से पकड़ जाता था क्योंकि नाम ही सेम है। राइट। फिर वो अपने माता पिता या
भाई बहन या पत्नी पति पत्नी इनके नाम पे लेते थे। राइट, तब क्लोज, एकदम क्लोज जो एकदम घर क्लोज, के लोग हो हाँ गए। हाँ। करेक्ट। तो एल्गोरिदम फिर थोड़े और डेवलप हुए, उसको भी पकड़ने लगे। फिर आगे जमाना बहनोई का कि उनके नाम पे लेने लगे। फिर एल्गोरिदम्स और इवॉल्व हो गए और उनको भी राइट, पकड़ने लगे। और जो लेटेस्ट वेरिएशन है कि बिना कोई रिश्ता होने के बावजूद किसी आदमी के थ्रू ये राइट। हो रहा है, अब एल्गोरिदम्स उसको भी पकड़ रहे हैं क्योंकि ओह, वो मैसेजेस ट्रैक करते हैं, कॉल्स ट्रैक करते हैं, ओह। हर चीज देख के वो पकड़ लेते हैं। तो ये चीज है, और साथ ही साथ आई डू नॉट रिमेम्बर द ईयर, बट सेबी एक रेगुलेशन ये भी लाई थी कि जो टीम है और जो एनालिस्ट म्यूचुअल फंड जो मैनेज कर रहा है, उनको भी उस फंड में इन्वेस्ट करना कंपलसरी है। हाँ तो उसका क्या रेशो है, क्या परसेंटेजेस है, वो कैसे वर्क करता है? हाँ, तो इसको कहते हैं स्किन इन द गेम सर्कुलर। ओके। कि जो जिस होटल में आप खाना बेच रहे हो, उसी होटल में आपको खाना 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 ही चाहिए। है, मतलब यूज योर ओन प्रोडक्ट। हाँ हाँ। करेक्ट। तो 15% जो उनकी सैलरी है उसमें ओके, से 15% जाना चाहिए ओके, उनके ही स्कीम में। ऑलराइट। कुछ फंड मैनेजर्स के लिए ये दिक्कत भी होती है क्योंकि अगर वो 10-20 स्कीम चला रहे हैं तो उनका पोर्टफोलियो जाता है 10-20 स्कीम में, लेकिन ठीक है, ये इन्वेस्टर्स की हित में है। करेक्ट। एंड फॉर एग्जाम्पल 15% मान लो चला भी गया, मैं 10 लाख की सैलरी कमा रहा हूँ, साल का 1.5 लाख चला गया, अगले साल मैंने विड्रॉ कर लिया, दैट इज ओके? नहीं, 3 साल का लॉक इन होता है अच्छा, अब। 3 years लॉक इन है उसमें। ऑल राइट। सो एंड दिस इज फॉर एवरीबडी इन दी म्यूचुअल फंड, मतलब फंड मैनेजर से लेके जो एनालिस्ट उनके अंदर होंगे, सबके हाँ लिए हाँ, लागू है ये? काफी काफी लो लेवल, मतलब डीलर्स तक ये रूल लागू किया है। Oh, nice, nice. So I think Neil, with this we have understood everything about mutual funds, क्योंकि सब लोग ये जानते हैं म्यूचुअल फंड होते क्या है और म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी चाहिए, बट ये जो नुआंसेस है छोटे छोटे म्यूचुअल फंड्स के, वो कोई नहीं जानता है। जैसे हमने टैक्स वाली बात की, विच वाज न्यू, जैसे हमने फ्लेक्सी कैप की बात की, दैट वाज अगेन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो आई थिंक दिस पॉडकास्ट शुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन दैट सेंस, क्योंकि म्यूचुअल फंड के बारे में ओवरव्यू सबको पता है, बट ये अंदर की चीजें कभी किसी ने डिस्कस की नहीं है और ना ही कभी हुई है। So, and you are the most correct person to discuss this. So थैंक thank यू। you so much for मुझे being here. एंड में बस Yes, 2 बातें yes, please. कहनी है कि मैं खुद म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि इस ये जो रैली हुई है, बहुत सारे लोग खुद को झुनझुन वाला समझने लगे हैं Correct. क्योंकि कुछ 2-4 स्टॉक्स लिए थे कुछ और कुछ हमारे ऑफिस बड़े में भी है। और बहुत बढ़ गए। Right. तो जो लोग मेरे जैसे थोड़ा और साइकिल्स देखे हैं, Hmm. जो बुजुर्ग हैं, मतलब मेरी एज इतनी नहीं है लेकिन मैंने और 2-3 साइकिल्स Right. देखे हैं। वो समझ चुके हैं कि ऐसे पीरियड्स भी आते हैं जहाँ स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करते करते हैं। और उस टाइम जो आपने खुद स्टॉक्स चुने हैं, जो तुक्का लगाया है, वो रिवर्स में जाते हैं। तो बेहतर यही है कि किसी प्रोफेशनल के पास वो मैनेजमेंट आप सौंप दो। Right. तो इसलिए मैं इन्वेस्ट करता हूँ। दूसरा बड़ा रीजन ये है कि टैक्स में आपकी बहुत सेविंग होती है। Right. क्योंकि स्टॉक्स में जब आप बाय और सेल करते हो तब कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, जो कि अभी बढ़ गया है। Right. दूसरी चीज है, जब डिविडेंड आता है तब उस पे भी टैक्स लगता है। म्यूचुअल फंड में वही डिविडेंड जब आता है, तो रीइन्वेस्ट हो जाता है शायद। हाँ, Right. बिना टैक्स के। Oh. तो आप अगर अच्छा आपने कोई फंड चुन लिया तो हो सकता है कि आप अगले 5-10 साल तक के लिए वहां पे बस पैसे रख सकते हो और वो कंपाउंड होंगे आपके खुद के इन्वेस्टमेंट से और ज्यादा बेहतर। Right. तो इसलिए मैं तो म्यूचुअल I फंड think में ही। मेरा भी पर्सनली पोर्टफोलियो 90% इज इन म्यूचुअल फंड, सो वेरी हैप्पी, वेरी दो मैंने आप जितनी साइकिल्स नहीं देखी, आई लाइक विटनेस ओनली वन साइकिल सो फार, बट यस, वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। इवन जनरेटिंग 17-18% केगर इज आल्सो अ वेरी गुड नंबर आई फील, क्योंकि इतना लालच है नहीं और पता है कि ये पैसा लंबे समय के लिए रहने वाला है और ग्रो होने वाला है। मुझे याद है, मैं एक टाइम एक इवेंट में संदीप टंडन जी के सामने बैठा था और मैंने एक 200-300 लोगों की ऑडियंस थी। मैंने पूछा कि आप में से कितने लोगों ने संदीप टंडन जी को बीट किया है इस मार्केट में भी, मतलब पिछले 1-2 साल में। राइट। और लगभग 3-4 हाथ ऊपर हुए। सिर्फ 3-4? हाँ, सिर्फ 3-4। तो ओह। अगर ये रेशो है तो भाई बिल्कुल देना चाहिए। करेक्ट। एक बिफोर वी एंड, देयर इज वन मोर क्वेश्चन। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हम देखते हैं जो एएमसीज है वो बड़े बड़े बैंक्स की ही आर्म्स है। क्वांट वाज वन ऑफ द एक्सेप्शन जो उभर के आया था। तो इतना डिफिकल्ट है किसी नए प्लेयर के लिए एक एएमसी सेटअप करना और अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करना? ये एक बड़ा प्रॉब्लम है इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि आज बैंक्स को पूरी छूट है बस खुद के म्यूचुअल फंड्स को ही बेचना। आज एसबीआई का ऑफिशियल पॉलिसी है कि वो बस एसबीआई म्यूचुअल फंड ही बेचते हैं और बाकी बैंक भी खुद का ही ज्यादा तक बेचते हैं। ये उनके कस्टमर्स के साथ नाइंसाफी है। करेक्ट। ये कस्टमर्स के हित में नहीं है।
लेकिन ये इसको टॉलरेट करा जा रहा है। राइट। और इसका बचने का तरीका बस एक है कि आप सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट के एडवाइजर उसके के पास पास जाइए। जाओ, ना कि कोई बैंक के पास। क्योंकि मुझे याद है, वेरी इंटरेस्टिंग केस आपने बताया, मैंने एक बार मेरी बैंक को कॉल किया था क्योंकि कुछ फंड्स का ट्रांसफर का उन्होंने इश्यू क्रिएट किया था। तो हेल्पलाइन पे मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने 2 मिनट मुझसे बात की, तीसरे मिनट उन्होंने मुझे अपने ही म्यूचुअल फंड पिच करने लग गए। मतलब मैं कहाँ कॉल कर रहा हूँ और क्या पिचिंग हुआ, तो दैट वाज वेरी बिजार। आई वांटेड टू राइट आल्सो अबाउट इट, बट देन आई लेट इट गो। बट सिंस आपने बताया ये प्रॉब्लम इंडस्ट्री वाइज प्रोसेस कर रही है, और थोड़ा हद तक लॉबिंग भी होती है अगेंस्ट स्मॉलर एएमसीज, कोई आना चाह रहा है कि बड़े एएमसीज उसको नहीं आने देते। ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कह सकते हैं कि काफी रेगुलेशंस के अनुसार आपकी कोई नेटवर्थ होनी चाहिए। राइट। तो उतना पैसा तो बड़े लोगों के पास ही बस ही होता है। होता है। राइट, राइट, ओके। आई थिंक दिस वाज अ वंडरफुल कन्वर्सेशन नील। म्यूचुअल फंड के बारे में जो जो हम डिस्कस कर सकते थे हमने सब कुछ किया। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है तो फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। We'll try to answer it from our own knowledge. We'll try to reach out to Neil and try to answer it. But thank you so much for having this conversation. I think आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं था जो ये डिस्कस कर सकता था। प्लेजर। Thank you so much.